हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक चर्चा करेंगे, बल्कि ये समझिए कि एक प्रकार की जिज्ञासा थी। वो ये कि अगर कोई ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ है, खासकर जो सवाल उठा था वो था दसम भाव के स्वामी को लेकर, कि दसम भाव का स्वामी होकर अगर कोई ग्रह नवम भाव में बैठा है तो उसको हम कितना अच्छे राजयोगों के रूप में देखें या किस प्रकार के योग के रूप में देखें। क्योंकि उनका ये मत है कि जब कभी भी दसम का संबंध नवम से बनेगा तो ये एक अच्छी स्थिति है, और अगर ये एक अच्छी स्थिति है तो फिर उस हिसाब से सभी ऐसे लोगों की कुंडलियाँ जिनमें कि दसम के स्वामी उठ के नवम में जाते हैं उन्हें चीज़ें आसानी से मिलनी चाहिए, मगर ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए इस बात को समझने की पहले कोशिश करें कि कौन सी कंडीशन है जो कि सपोर्ट करती है आपके दसम के स्वामी का नवम में आना किसी प्रकार के राजयोग को स्थापित करने में। दूसरा, इसके विपरीत यदि नवम भाव का स्वामी उठ के दसम में चला जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, वो किस तरह से एक दूसरे प्रकार के राजयोग को निर्मित कर देगा। तो अगर मोटे मोटे शब्दों में देखा जाए तो हम सभी एक चीज पढ़ के आते हैं कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया तो राजयोग बन गया, ठीक है। लेकिन वो राजयोग फलित किस रूप में होगा, अलग अलग लग्नों के लिए वो राजयोगों का फलित होने का तरीका बदलता चला जाएगा। आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसी बात को उठा के चलते हैं कि त्रिकोण के स्वामी केंद्र से संबंध, केंद्र के स्वामी त्रिकोण से संबंध, बन गया कोई ना कोई बड़ा राजयोग। क्यों? क्योंकि केंद्र के भाव जो हैं वो होते हैं आपके नारायण स्थान, और जो आपका त्रिकोण है वो है लक्ष्मी स्थान। तो जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखिए इसके अंदर वेरिएशंस हैं, इसके अंदर वेराइटीज़ हैं। कैसे? राशियां जो आ रही हैं उनके अपने कुछ तत्व हैं, उनके अपने कुछ प्रभाव हैं, उन राशियों के स्वामियों के अपने ही कुछ गुण और कुछ धर्म हैं। उसी लिहाज से उनका जो भी फल होगा वो देखा या कहा जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कि अगर मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली हो और ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि शनि जो हैं वो आ जाएं, यहाँ पे आके बैठ जाएं नवम स्थान में। अब यहाँ पे क्या स्थिति पैदा हो गई? नवम स्थान एक तो 9 नंबर की शुभ राशि को लेके बैठा हुआ है, अग्नि तत्व की राशि को लेके बैठा हुआ है। शनि जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वायु तत्व ग्रह हैं, ठीक है। तो अगर आग जल रही है और उधर हवा और आए तो आग और बढ़ेगी, या हवा यदि आग के पास है तो गर्म होकर और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, अग्नि तत्व का वैसे भी वो भाव माना जाता है 1, 5, 9। राशि अग्नि तत्व की, कैसे ग्रह की? गुरुदेव की। शनि का गुरु के साथ रिश्ता क्या है? तो सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। ऐसे स्थिति में यदि हम देखें तो दसम का स्वामी होकर शनि का नवम में बैठना वहाँ पर शनि को सपोर्ट करने लगता है, और इस कंडीशन में शनि को कहीं ना कहीं एक नेचुरल सपोर्ट मिल जाएगा। ये बात मैं सिर्फ कह रहा हूँ किसके लिए? मेष लगन के लिए। बाकी किसी भी लगन के अंदर इसको यहाँ पे ऐसे लगाने की स्थिति नहीं उत्पन्न कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब शनि बैठेंगे तो हो क्या जाएगा? अपने लाभ भाव का स्वामी वो उठ के नवम में आ जाएगा, प्लस दसम का स्वामी भी नवम में आएगा। लाभ के स्वामी के नवम में आने की वजह से जो लाभ भाव का स्वामी है, क्योंकि ये चर लगन है, तो 11वें भाव का स्वामी बाधकेश भी होगा। तो अब ऐसे स्थिति में अगर कोई योग बनता है, राजयोग बनता है, तो ये इस बात को भी दर्शाएगा कि पिता के साथ या तो चुनौतियाँ या भाग्य के अंदर कुछ देरी के तत्व, बाधाएं भी आएंगी। भाग्य के अंदर बाधाएं भी आएंगी। अब देखिए कितनी मजेदार बात है। भाग्य के अंदर यदि बाधाएं आएंगी, इस बात को कहूं तो देखिए नवम भाव जो है वो दसम भाव से 12वां है। नवम भाव दसम भाव से 12वां। अगर यहाँ से गिनना शुरू करें तो हम ये 12th पे आएंगे, और कोई भी भाव जब 12वां हो तो इसका मतलब है कि लॉस को दर्शाएगा, यानी कि भाग्य का भाव जो है वो कर्म के भाव के प्रति अगर देखें तो नुकसान है, 12th है। ऐसे स्थिति में सभी को पता होगा कि शनि जैसे ग्रह 6, 8 और 12 में बैठे तो अच्छा ही फल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखिए, यहाँ का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, वो उठ के जाके नवम भाव में बैठा है, जहाँ पे वो भाव जो कि आगे वाले भाव के लिए 12वां है, नुकसान है, परेशानियाँ हैं। एक बाधकेश जाके उस नुकसान परेशानी वाले भाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, बाधा लगाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के केस में ये कंडीशन सपोर्ट करने आ जाएगी, यहाँ पे ये योग
कार्य करेगा। कहाँ पर आपको नौकरी, स्टेटस और धन लाभ के क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बार बार चुनौतियां आपको बाय किस्मत, या फिर हम ये कहेंगे कि किस्मतों में अड़चने भी देखने को मिलेंगी। कारण ग्रह का कारक तत्व जो है वो है चीज़ों को देर से करना और परेशानियों के साथ करना, कठोर मेहनत के साथ करना। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के जातकों के जीवन में पहले किस्मत सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन आपको संघर्ष करा के सपोर्ट कर रही है, और फिर आप उन्नति हासिल करेंगे। कारण क्या होगा कि अपने से 12वें आने के कारण शनि उस भाव के अंदर उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कोशिश करेगा हमेशा रोकने की। होगा क्या, यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है, और प्रैक्टिकल होने के कारण वो किसी भी तरीके की हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो चुनौतियों को फेस करके आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें वो जिंदगी में सीख जाएगा। ये कंडीशन तो होगी कब, जब हम बात कर रहे हैं मेष लगन। अब इसी लगन के अंदर दूसरी कंडीशन को देखिए। मान लीजिए कि गुरु जो है वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पहले शनि और गुरु का संबंध बन जाता है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये बेटर कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि गुरु आगे आ जाए, शनि यहीं बैठे रहें। ऐसी परिस्थिति में शनि जो है वो गुरु का नीच भंग तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में इस प्रकार के योग के अंदर चुनौतियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखिए, लगन अभी भी मेष का मेष है, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब क्या हो गया, अब शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, अपने स्वक्षेत्र में है, और उसी के क्षेत्र के अंदर एक तरफ भाग्य के स्वामी भी हैं, तो दूसरी तरफ 12वें भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर जो ये दसम भाव है और भाव का स्वामी है, वो एक ऐसे ग्रह को लेकर बैठ गया जिसने उसके भाव में आकर उस राशि के अंदर एक कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ली, क्योंकि क्या माँ कह रहे हैं वो नीचे राशिस्थ अवस्था बन गई। तो शनि आधी ताकत इसको संभालने में लगा दे, ऊपर से गुरु 12वें भाव के स्वामी होकर दसम में है, जो कि फिर कहीं से टेंशन 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके का अगर ये योग बनेगा, तो यहाँ पर व्यक्ति जीवन के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर बेवजह की चुनौतियों का सामना करते हुए, क्योंकि गुरु यहाँ पे नवम के तो स्वामी है लेकिन 12वें के भी स्वामी है, इसका सामना करते हुए उसे निकलना पड़ेगा, और उसको उससे ज़्यादा अड़चने आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो डिले का स्वामी ग्रह होता है, जो दुखों का कारक ग्रह मान के चलते हैं हम शनि को, उसका प्रभाव भी दसम पर है, और भाग्य का स्वामी जिसे कि सपोर्ट करना है, उसकी स्थिति थोड़ी सी अस्थिर है, वो नीच भंग है। अब यहाँ पे नीच भंग है मतलब आपको अपने स्टेटस के लिए और ज़्यादा मेहनत मशक्कत करके उसको उठाना पड़ेगा। तो योग तो यहाँ भी बना केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का, लेकिन परिस्थितियां बदल गई एक पर्टिकुलर लगन के अंदर। अगर इसी चीज़ को हम चेंज करें और समझने की कोशिश करें किसी दूसरे लगन पे, तो वहाँ पे इन बात को समझिएगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करेगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र और त्रिकोण के संबंध मात्र की बात नहीं है, बात है कि ग्रह किस नेचरों के काम कर रहे हैं। 10 नंबर की लगन कुंडली हो सपोज, तो यहाँ से 11, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे स्थिति को देखिए। इस स्थिति में यदि शुक्र जो है वो उठ जाएं, तो वो उठ के नीचे आएंगे, और ऐसी कंडीशन में शुक्र का यहाँ बैठना शुक्र को नीच राशिस्थ कर देगा। जैसे ही शुक्र नीच राशिस्थ अवस्था में आएंगे, तो बल के हिसाब से देखा जाए तो पंचम और दसम इन दोनों के बलों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमजोर कर लेंगे। जब ग्रह कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में परेशानियां लेकर आने की संभावनाएं बनाएंगे। अब इसको अच्छा माने या बुरा माने, तो पहले समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये स्थिति क्या बन गई कि नीच राशिस्थ होने का मतलब है विपरीत परिस्थितियां, राशि का मतलब है परिस्थिति। तो विपरीत परिस्थिति के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को हासिल करने आना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों के साथ उसको अपने लाइफ के अंदर राइज आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ दूसरा भी एक फैक्टर लग जाएगा, वो ये कि शुक्र जिस भाव से 12वें बैठ जाए, शुक्र जिस भी भाव से 12वें बैठ जाए, उस भाव की वृद्धि की कोशिश जरूर करता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे यदि शुक्र बैठे, तो वो दसम भाव की वृद्धि की कोशिश आवश्यक रूप से करेंगे। अब यहाँ पे योग तो तब कंप्लीट हो जब यहाँ पे बुध भी आ जाए। अब यहाँ बुध के आने की वजह से चीज़ें समझेंगी, तो क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से नीच भंग योग स्थापित हो जाएगा। नीच भंग योग स्थापित होने की वजह से देखिए संबंध क्या बन रहा है, आपके दसम का और पंचम के स्वामी का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ और भाग्य भाव के स्वामी के साथ बन जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राजयोग निर्मित होगा, दो शुभ ग्रहों के बीच में राजयोग निर्मित होगा। लेकिन अब चुनौती क्या है कि संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि छठे के स्वामी ने इस संबंध में अपना योगदान दिया है।
जबकि पीछे वाले में मानसिक तनाव की स्थितियां बनती 12वें के स्वामी की वजह से। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव कुछ ज़्यादा ही संघर्षों को दिखाता है, मानसिक कष्ट 12वें का काम है। तो ऐसे स्थिति में ये योग अगर बन रहा है तो मतलब ये है कि एक संघर्ष होगा, उसके बाद ये योग में उन्नति प्राप्त होगी। दूसरी तरफ शुक्र का नीच भंग कराने के लिए बुद्ध की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब बुद्धिमत्ता जो बुद्ध का डोमेन है, या फिर कम्युनिकेशंस, राइटिंग्स, ऐसी चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं सपोर्टिंग हैंड्स के तौर पे उन्हें डेवलप करके कला की क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते। अब मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ ना बन के सपोजिटली यहाँ दशम में बन जाए, शुक्र सही स्थिति में आ जाएंगे, बुद्ध की जो स्थिति होगी वो भी मित्र राशि के होंगे। इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक योग किस तरीके से काम कर रहा है। शुक्र अपने आप में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, वो अकेला ही ग्रह यहाँ पे योग कारक ग्रह बन जाता है। योग कारक ग्रह बनकर उसका संबंध कहीं ना कहीं नवम भाव के स्वामी से और षष्ठ भाव के स्वामी से हो जाएगा। षष्ठ भाव के स्वामी से होगा, इसीलिए चुनौतियों का सामना आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। छठे का स्वामी का संबंध दशम के साथ है, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष का सामना आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे खड़ी ये होगी कि भाग्य के स्वामी का भी दशम में बैठना, जो कि उसका मूल त्रिकोण है, वो आपको भाग्य का समर्थन देकर जितनी भी चुनौतियों में आप फंस रहे होंगे उससे निकालने का प्रयास करने लगेगा। अब देखिए कंडीशनों में अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए, शनि अगर 12वें बैठे तो भी उसको एक तरीके से अच्छा मानते हैं, शुक्र अगर 12वें कहीं से बैठे तो उसे अच्छा मानते हैं। इसलिए इन दो कंडीशनों में ये जो सिचुएशन बनी ये बहुत ही सपोर्टिव होके बन गई कि अगर शनि यहाँ बैठ गया है, मेष लगन की कुंडली के लिए सपोर्ट है। अगर यही कंडीशन में मान लीजिए शनि की जगह शुक्र बैठा हुआ है मकर लगन की कुंडली में, तो भी किसी प्रकार का सपोर्ट है। लेकिन अब अगर स्थिति को समझिए, लगन चेंज हो जाए और लगन चेंज होने के बाद ये स्थितियां उत्पन्न हो, तो फिर ये जो योग आप लोगों को लगता है कि केंद्र त्रिकोण के संबंधों से योग बन गया, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते चले जाएंगे। एक एग्जांपल को लेकर देखते हैं। इस बार लगन जो है वो अपन ले लेते हैं, सपोज कन्या लगन, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ, 7 यहाँ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बुध जो है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आके बैठ जाए। अब बुध यहाँ पे नीच वगैरह तो है नहीं, ठीक है, और दो केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी होकर वो बैठे हुए हैं त्रिकोण में। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे, अच्छी बात है। दशम भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठे, वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे यदि बुध का शुक्र के साथ संबंध बनता है, यहाँ पे यदि बुध का शुक्र के साथ संबंध बनता है तो ऐसे स्थिति में शुक्र को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर हाउस से बात करें, अगर 10th हाउस से बात करें, उसका स्वामी अपने से 12वें आके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर या कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य क्षेत्र के अंदर या कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा हमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध के साथ ये रूल लागू नहीं होता कि वो यदि किसी भाव से 12वें बैठे तो उस भाव को बल प्रदान करते हैं। वो सिर्फ शनि, क्योंकि शनि को हम मानते हैं नैसर्गिक क्रूर पापी ग्रह है, 6, 8, 12 में बैठे तो अच्छा। इसी प्रकार से शुक्र को मानते हैं कि वो जिससे भी 12वें हैं उस भाव को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनको छोड़कर यदि कोई ग्रह अपने भाव से 12वें हो गया तो ऐसे स्थिति में इस पर्टिकुलर चीज के लिए, स्टेटस के लिए वो एक प्रकार की चुनौती खड़ी कर देगा। दूसरी बात यह है कि त्रिकोण में बैठने की वजह से नेचुरल सपोर्ट जरूर मिलेगा, नेचुरल सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में शुक्र जो दशम की स्थिति को देख रहे हैं उससे 12वें का स्वामी बलवान है और 12वें का स्वामी बलवान होकर पहले परेशानियां डाल देगा, परेशानियां डालने के बाद फिर आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन फिर वही है, शुक्र यहाँ बैठा है तो अपने से 12वें को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन शुक्र बुध का स्टेटस को बढ़ाने के लिए ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन सपोज करिए यहाँ बन गया है, शुक्र यहीं पर और बुध यहीं पर, इस स्थिति में बुध जो है वो अपने केंद्र का स्वामियों के केंद्र में है और भाव के साथ जुड़ने के कारण, जैसे हम कहते हैं कि जब कभी भी लगन में बुध बैठता है तो उसे दिशा बल प्राप्त है। अगर आप इस पर्टिकुलर दशम को इस समय के लिए लगन मान लीजिए, इसको जब आप लगन मानते हो उस समय पर बुध तो लगन में बैठा है, यानी कि बुध का वहां बैठना उसको पूरी तरह से सपोर्ट प्रदान कर देगा, उसे पूरी तरह से सपोर्ट प्रदान कर देगा।
शुक्र की यहाँ पे साथ आ जाने के कारण शुक्र इससे 12वें है, तो वो कहीं ना कहीं लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये कॉम्बिनेशन यदि बन रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति ना सिर्फ के अपने स्टेटस को बढ़ा रहा है, 10th हाउस को बढ़ा रहा है, बल्कि साथ साथ अपनी इनकम को भी बढ़ाने की क्षमता दिखाएगा। इसीलिए जब कभी भी किसी भी प्रकार के योगों को रीड करना है तो जो बाकी के ग्रहों की स्थितियां हैं, जो उनके कारक तत्वों की स्थितियां हैं, उनको भी आवश्यक रूप से समझना है। जैसे कि बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य का बुध संबंध बना रहा है शुक्र के साथ, यानी कि कलात्मक चीजों के अंदर काफी ज्यादा स्टेटस राइज करने की कैपेसिटी है। अब अंतर एक बात का समझिए, दसम और नवम में क्या खासियत है। दसम सबसे प्रबल केंद्र है। आपकी कुंडली के दसम भाव में कोई भी ग्रह आकर यदि बैठा है तो उन ग्रहों के कारक तत्वों में ऊंचाई पाने की क्षमता है। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में दसम भाव में आके बैठा है वो पर्टिकुलर ग्रह ऊंचाइयों की तरफ बैठा है, क्योंकि दसम भाव ऊंचाइयां दिखाता है। तो वो भाव, जिन भावों के वो स्वामी होंगे उनको लेकर और जो उनके कारक तत्व होंगे उनको लेकर चीजों को करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन नवम भाव अगर कहें तो भाग्य का भाव जो होता है वो त्रिकोण में सबसे बलवान है। त्रिकोण में बलवान होने की वजह से भाग्य भाव में बैठी हुई जगहों पर चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं, लेकिन भाग्य भाव में आसान है। भाग्य भाव में जब कोई ग्रह आकर उसको अपने तरीके से मोल्ड करता है, अपने तरीके से बदलता है, तो फिर वहां पे इस बात को समझना पड़ता है कि किस तरह से जीवन चलेगा। किसी को मंगल मिल जाए नवम भाव में, ठीक है, किसी भी राशि में हो, उच्च का मिलता हो, नीच का मिलता हो, हमें ये देखना पड़ेगा कि मंगल का कारक तत्व क्या है। गुस्सा, मंगल के पास ओरिजिनली पावर क्या है, 1 नंबर की राशि यानी कि देह, तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से मेहनत है, कहीं ना कहीं एंगर है, कहीं ना कहीं एग्रेशन है, कहीं ना कहीं फाइटिंग है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को इन चीजों से जूझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य में वहां का स्वामी आया है और आके बैठ गया। मंगल, शनि ये थोड़े से सेपरेटिस्ट नेचर के या डिस्टर्ब करने वाले क्रूर ग्रहों में से एक है, तो भाग्य में अड़चनों के साथ वृद्धि होगी। अब इसी तरीके से मान लीजिए किसी को भाग्य के अंदर चंद्रमा आके बैठा हुआ है, तो भाग्य में चंद्रमा के आके बैठने की वजह से क्या होगा, चंद्रमा चंचलता दिखाता है, तो भाग्य के अंदर उसने चंचलता डाल दी, यानी कि भाग्य बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इमोशंस का जो प्लेनेट है वो और चेंजेस, बदलाव का जो ग्रह है चंद्रमा, वो भाग्य में बैठा है, तो जिंदगी में हर चीज बहुत तेजी से बदलने की संभावना बन जाएगी। कब? जब चंद्रमा आपके नवम में बैठेगा, क्योंकि भाग्य का संबंध भी आप किसके साथ है, बहुत तेजी से बदलने वाली चीज के साथ है। अगर वो चंद्रमा शुभ भाव का स्वामी है तो शुभ बात है, अगर अशुभ भाव का स्वामी है तो चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इस बात को वहां से समझना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी के भाग्य के भाव में यदि गुरु जैसा ग्रह बैठा है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि गुरु जब किसी भाव में बैठते हैं, वो बात आती है दिया तले अंधेरा, तो उस पर्टिकुलर भाव के प्रति बहुत ज्यादा जीव को मदद करनी पड़ती है या जीव को बहुत ज्यादा अपने प्रयास करने पड़ते हैं। गुरु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अंदर एक प्रकार से अंधेरा सा आ जाता है। इतना बड़ा ग्रह और वो भी किसी लाइट के सामने रख दे तो शेडो तो पड़ेगी, तो वही स्थिति बनती है जब गुरु बैठेंगे। लेकिन गुरु के साथ फिर बात ये आती है कि उनकी दृष्टियां जो पड़ती हैं वो पॉजिटिव है। गुरु का बैठना नहीं, गुरु की दृष्टियों में ज्यादा पॉजिटिविटी है। शनि का बैठना भाव को एक प्रकार से बल देता है, वहां पे एक ठोस तत्व प्रदान कर देता है, मगर वहां दृष्टियां परेशान करती है। जबकि गुरु के में क्या है, जहां वो बैठेंगे वहां चीजों को स्लो करेंगे और जहां आस्पेक्ट करेंगे वहां चीजों को अच्छा करने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको वहां समझना पड़ेगा कि गुरु के तत्व जो है वो नेचुरली आ रहे होंगे। अगर वो गुरु किसी को दसम में बैठ के मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर गुरु के तत्व ऊंचाइयां प्रदान करने की क्षमता रखेंगे। किसी कुंडली में आपको शुक्र दसम भाव में मिले तो आप मान सकते हैं कि कलात्मक चीजों में, नृत्य, गायन, वादन, ये सारे क्षेत्र, आर्ट्स, ये शुक्र के क्षेत्र हैं। तो शुक्र के उन चीजों में, उन कारक तत्वों के अंदर व्यक्ति में कोई ना कोई पोटेंशियल छुपा होगा जो उनको नेचुरली ऊपर उठाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए मंगल दसम में आता है तो लोग उसको अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? मंगल साहस का प्रतीक है। मंगल दूसरों को प्रेरित करने की एक ऊर्जा भी रखता है। सेना क्या होती है, मैं आगे आके काम करूं और फिर मुझे देख के दूसरे लोग काम करें। भगत सिंह जो हैं उनका क्या कंसेप्ट था, अगर हम एक बम फोड़ेंगे तो उसके बाद और भी लोग प्रेरित होंगे। ये मंगल की ऊर्जा है। तो जब मंगल दसम में आता है उसका दिशा बल भी होता है, एक बात है। दूसरी बात है कि मंगल दिखा ही क्या रहा है, साहस, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ व्यक्ति का बढ़ जाएगा जब मंगल दसम में होगा, क्योंकि उसका कारक तत्व बढ़ गया। इसी तरीके से जब शनि दसम में आएगा, जब शनि दसम में आएगा तो शनि का कारक तत्व क्या है, चीजों को देर से करना, दुखी भी कर देना। तो ऐसे स्थिति में जब शनि दसम में आता है तो कई जगहों पे आप पढ़ते हैं कि जीवन में ऊंचाइयां उठने के बाद भी एक बार गिराता है। वो इसका मतलब है एक बार कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ही सही दुख का सामना आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। केतु का संबंध दसम से बन जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में
अकेले रह के गहन चिंतन मनन के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, लेकिन केतु का दूसरा पॉइंट है वो है डिटैचमेंट, चीज़ों को वहाँ से हटाना। तो आप वहाँ से उन चीज़ों से नेचुरली एक हाइट पे आके चीज़ों का त्याग करने की स्थिति में आ जाएंगे। राहु को दशम में ज़्यादा बेहतर माना है, क्यों? क्योंकि चाहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, वो बढ़ती रह सकती है। तो राहु जब दशम में हो तो व्यक्ति में चाहते ही जो है वो लाख गुना करोड़ गुना होते होते बढ़ती जाती है, उसमें कभी कमी नहीं आती। झूठी शान बनाना हो, जो कि राहु का काम है, एक इमेज क्रिएट करना, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बड़ी होकर बन जाएगी अगर राहु कभी भी दशम में आ जाए तो। इसी तरीके से यदि किसी कुंडली के अंदर मान लीजिए कि सूर्य दशम में आ गया, तो सूर्य दशम में आ गया तो ये नहीं है कि आप एकदम से सरकारी पद पे ही जाके अधीन हो गए। सूर्य के कारक तत्वों में वृद्धि हुई, इसका मतलब है आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करने की, दूसरों को रूल करने की इच्छा, तीव्र इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ऊंचाइयों की तरफ आ जाएगी, वो नेचुरली आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार की अथॉरिटेटिव पावर, वो व्यक्ति के अंदर नेचुरल आने लगती है। क्यों? क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए ग्रह में हर चीज में ऊंचाई है। इसी प्रकार से नवम में बैठेगा तो उन्हीं तत्वों के प्रति नेचुरल सपोर्ट आएगा, लेकिन वो ऊंचाइयों के साथ नहीं आएगा, क्योंकि नवम भाव ऊंचाइयों को नहीं दर्शाता। इसीलिए जब कभी भी योग बनेंगे, राजयोग बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा वो किन भाव से किस रूप में काम कर रहे हैं, किस भाव के लिए कितने सजग है। अगर कोई भी योग सप्तम भाव में बनता है, अगर कोई योग सप्तम भाव में बनता है तो इसका प्रभाव ना सिर्फ कि सप्तम पे आता है, इसका प्रभाव चौथे पर भी आता है और दशम पर भी आता है। क्योंकि भावात भावम से लगा के देखेंगे तो यहां से 4 घर आगे है और यहां से 10 घर आगे, इसीलिए सप्तम में बनने वाले योग चौथे भाव और दशम भाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन जीवन में ये योग देर से फलित होते हैं, देर से फलित होते हैं। इसी तरीके से अगर लगन के अंदर योग बन रहे हैं तो लगन में बनने वाले योग भी थोड़ा समय लेते हैं फलित होने में। जो योग चौथे भाव में बन रहा है, दशम भाव में बन रहा है, वो योग फलित होने में थोड़ा सा जल्दी, यानी कि कुछ 35-36 सालों के अंदर ही योग काम करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को जीवन में देर से सफलताएं दिखाई देती हैं, लेट राइज दिखाई देता है। तो वो इसी बात पे तय करना पड़ता है कि ग्रह जो कि योग बना रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका अपना नेचर क्या है, वो तत्व प्रधान क्या है जो कि चीज़ों को दर्शा रहा है। जैसे कि शनि यहाँ पे बैठ के योग बना दे और योग की वजह से वो शुभ अवस्था में आ जाए, तो उस कंडीशन में वो जो योग बनेगा वो आपको लॉन्ग लास्टिंग एक फेम देने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि जिस भी चीज को देने की कोशिश करेंगे उसमें स्थिरता का तत्व देखने को मिलेगा। इस तरीके से जब कभी भी हम योग की बात करते हैं कि केंद्र का त्रिकोण के स्वामी का संबंध, तो वो किन भाव से किस जगह पर बन रहा है और किस रूप में बन रहा है। अगर कोई संबंध सपोजिटली 5th हाउस में बन जाए तो वो इस भाव से, दशम भाव से तो क्या हो गया, अष्टम में बन रहा है ना, तो वो योग किसी दूसरे रूप में काम करने लगेगा जो कि आपके दशम को प्रभावित करने लगेगा। अगर किसी प्रकार का कोई योग मान लीजिए छठे भाव में बन रहा है तो इस दशम के नजरिए से तो वो नवम में बन रहा है, इसलिए छठे भाव में बनने वाले योग का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके स्टेटस के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ पे बनने वाला जो योग है वो इससे कहीं ना कहीं षडाष्टक है, इसलिए लगन के प्रति उस योग को दूसरे नजरिए से रीड करना पड़ेगा। यानी कि स्वास्थ्य के प्रति वो योग कुछ और कार्य करेगा और आपके कार्यक्षेत्र के प्रति वही योग कुछ दूसरा कार्य भी करता हुआ नजर आ सकता है। धन्यवाद।